के साथ साथ लोग खाने पीने के भी खूब शौकीन हो रहे हैं। आज के इस आधुनिक दौर में तरह तरह की चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसे खाने के लिए खासकर युवा और बच्चे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग को लेकर, जो खाने की क्वालिटी के साथ साथ स्वाद, रंग और गंध जी बिगाड़ देते हैं। और तो और अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो और भी घातक हो सकता है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर, और ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या है, इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यह भी एक कारण इसका हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, यह आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यह खान पान से जुड़ी बीमारी है। ये बैक्टीरिया खाने के साथ पेट में चले जाते हैं और उसी वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ गंदा पानी पीने से भी फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है, यानी ये भी एक समस्या है फूड पॉइजनिंग की। और आजकल के लोग जो तरह तरह का खाना खाते हैं और उससे भी कारण हो सकता है। इस कारण उल्टी और डायरिया जैसी समस्या भी हो सकती है, यानी इस तरह की चीजें आपको महसूस होंगी, यानी बार बार उल्टी का आना या डायरिया होना। फूड पॉइजनिंग के कारण क्या है? अशुद्ध पानी, धोए बिना खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, खाना सही ढंग से नहीं पकाना, खराब डेयरी उत्पाद लेना, बाहर का खाना खाना, जैसे आजकल के लोग ट्रेंडिंग में बाहर का खाना खा रहे हैं, और कमजोर पाचन तंत्र, यानी अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो उससे भी आपको इस तरह की चीजें होने के कारण या फिर खतरा हो सकता है। यानी फूड पॉइजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताई कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से फूड पॉइजनिंग जो है वो आम लोगों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हैं, MBBS MD हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ साथ हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर सार्थक चक्रवर्ती हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। दोनों मेहमान आपके स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सार्थक जी से पहला सवाल रहेगा। डॉक्टर सार्थक जी, पहला सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आखिर फूड पॉइजनिंग होता क्या है? आम भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो फूड पॉइजनिंग है क्या? जी शीतल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर कहे तो फूड पॉइजनिंग स्टमक का इन्फेक्शन है, किसी भी इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड खाद्य पदार्थ लेने से। ये कंटेमिनेशन किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट और उनके टॉक्सिन से हो सकता है। तो अगर ये हम इनका सेवन करते हैं, स्पेशली जैसे कि रोड साइड फूड वगैरह होते हैं जिनको अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता, साफ हाथों से हैंडल नहीं किया जाता, या फिर बहुत समय एक्सपायर्ड फूड भी होते हैं जो रेडीमेड चीजों में हम एक्सपायर्ड चीजें ले लेते हैं, उनकी वजह से जो हमें स्टमक इन्फेक्शन होता है, यही फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, जिसके सिम्टम्स यूजुअली लूज मोशन, पेट में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह होना और डिहाइड्रेशन, जो कि अगर सही इलाज न किया जाए तो आगे चल के और भी सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर आनंद जी आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद जी, आज के इस दौर में ये चीजें आम हो गई हैं, फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें, और इसके पीछे कहीं ना कहीं आज का लाइफस्टाइल, आज का खान पान भी एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या लगता है आपको, मुख्यतः क्या कुछ कारण हो सकते हैं और इससे कैसे अपने घर पर रहकर जो है वो बचा जा सकता है, ताकि जो खान पान वाली समस्याएं हैं या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या है वो आम व्यक्ति में ना हो, वो उससे दूर रहे? एक बहुत समस्या है कि प्रिजर्व्ड फूड खाने का, और होटल्स में भी डीप फ्रीजर में अगर नहीं रखा है तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, तरह तरह के ईस्ट वगैरह, फंजाई, ये सब उग जाते हैं। और साथ में जो है फैट है वो डिग्रेडेशन हो जाता है, प्रोटीन का भी डिग्रेडेशन हो जाता है। तो मेनली इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और यही नहीं, घर में भी हमने देखा है कि जहाँ फ्रिज नहीं है वो लोग बासी खाना खा लेते हैं, उसमें भी कंटामिनेशन रहता है, तरह तरह के बैक्टीरिया मक्खियों के द्वारा आ गया, या खुद सड़न होने लगता है। 2 दिन का खाना है
बासी है, एग्जैक्ट टेम्परेचर एग्जैक्ट फ्रीजिंग में नहीं है, तथा आइसोलेटेड फूड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ताज़ा फ्रेश इसीलिए हर जगह भी बनाया जाता है और फ्रेश बना के खिलाया जाता है होटलों में, जो बड़े बड़े होटल हैं सामने ही। उसी तरीके से प्रिजर्व्ड फूड अगर आप खाना है तो आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिए, एक्सपायरी डेट देख लीजिए, कितने दिन के लिए अलाउ किया है। क्योंकि FSSAI जो है फूड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जैसे ब्रेड है, मिल्क है, उनके लिए 1 दिन 2 दिन का मिलता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठीक है। डॉक्टर सार्थक जी वापस आपके पास लौटता हूँ। जी डॉक्टर सार्थक जी, मुझे ये समझना है, गर्मियों के मौसम की बात करें या सर्दियों की मौसम की बात करें, तो दोनों जो मौसम है, क्या गर्मियों के मौसम में ज्यादा इसकी संभावनाएं हैं या सर्दियों के मौसम में? अगर गर्मियों के मौसम में है तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों आखिर गर्मियों के मौसम में जो है इस तरह की चीजें ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं? जी शीतल जी, ये गर्मियों के मौसम में ही ज्यादा होते हैं। और स्पेशली हम सब जानते हैं कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है, जिस कारण हम सब फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ठंडियों में खाना खराब होने में वक्त लगता है, क्योंकि ठंड जो है, ठंड किसी भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म के लिए आइडियल नहीं होता है, उसमें वो ग्रो नहीं कर पाता। बट गर्मी में जो उनका आइडियल वो होता है, आर्द्रता होती है हवा में, उसमें वो बहुत ही तुरंत पनपते हैं, ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों का मौसम बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए। जैसा कि अभी बात हो रही थी स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, ये किसी भी फेवरेबल जगह पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। और स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के सेवन से विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर आपको तुरंत पेट में मरोड़े आना शुरू हो जाएंगी, काफी ज्यादा दर्द होगा, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये लगातार होते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। इसी बात से मुझे एक सवाल जो है, एक सामान्य साधारण सा सवाल निकल कर आ रहा है। जो गर्मियों के मौसम में देखा जाए तो लोग जो हैं वो फूड को कहीं ना कहीं फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हैं, या 1 दिन 2 दिन तक उसको खाया जाता है। ये कितना घातक हो सकता है, खासतौर पर फूड पॉइजनिंग को लेकर? क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने वहां पर पाया कि फ्रिज में जो रखा हुआ देर तक जो खाना है वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समय देखिए क्या होता है, स्पेशली हमारे देश में क्या होता है, फ्रिज कंटिन्यूअस एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। कभी कभी लाइट भी चली जाती है, एक बार गर्म एक बार ठंडा होता रहता है। प्लस 1 दिन से ज्यादा रखना भी नुकसानदेह है। स्पेशली जैसे एक बहुत ही कॉमन डिजीज माना जाता है फ्राइड राइस डिजीज। उसमें क्या होता है, बैसिलस सिरस एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि तुरंत किसी भी चावल जैसे पदार्थ पे ग्रो करने लगता है, और उसको लेने से भी बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर करके रखना भी सही बात नहीं है। उन्हें जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना चाहिए। हमारे सहूलियत के लिए बना है, बट काफी टाइम देखा गया है कि लोग फ्रिज में चीजें भर भर के रख देते हैं और उन्हें हफ्तों तक इस्तेमाल करते हैं। ये चीज गलत है। उसी तरह एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली मैंने देखा है और ये हमेशा से होता है, पनीर, जो कि लोगों का काफी फेवरेट डिश है। पनीर सबसे जल्दी खराब होता है। पनीर हमेशा फ्रेश और ताजा लेना चाहिए, जहां मतलब एक तरह से डेयरी प्रोडक्ट ही हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर थोड़ी भी देर तक ज्यादा गर्मी में रहे तो वो बहुत तुरंत खराब होते हैं और तुरंत उनमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। बिल्कुल, तुरंत उसमें बैक्टीरिया हो सकता है और उससे दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर आनंद जी, आपके पास लौटना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद जी, कोई भी बीमारी हो जिस पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके संबंधित जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आम लोगों के पास अगर सिम्टम हो भी तो वो अवेयर नहीं होते हैं उन चीजों से, उन्हें जागरूकता नहीं होती है कि इस बीमारी से संबंधित ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर उनके अंदर होते भी हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं लापरवाही के उस तौर पर ले लेते हैं, और उस लापरवाही का नतीजा जो है वो एक बड़े स्तर पर चले जाता है। तो मैं आपसे सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आखिर फूड पॉइजनिंग को लेकर किस तरह के सिम्टम्स होते हैं मुख्य रूप से, और क्या क्या चीजों से लोगों को अवेयर होना चाहिए, खासकर अगर फूड पॉइजनिंग उनके अंदर है तो।
सबसे बड़ी बात है कि अगर आप या कोई खाना खा रहा है उसके बाद उसको उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा तथा चक्कर आने लगे, तो फटाफट आप थोड़ा सा ध्यान उस पर रखिए कि क्या बात है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया स्टेफाइलोकोकल बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ कर जाता है, विद इन 6 आवर्स बहुत डैमेज भी कर देता है। ई कोलाई है अगर वो भी है ज़्यादा मात्रा में है, बहुत से और भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस भी है, और साथ में फंगाई भी है, जैसे कि फंगस के आपने मशरूम खा लिया है या पनीर में जो ग्रोथ होते हैं, इसमें तरह तरह की बैक्टीरिया हो जाती हैं। तो उसमें पेट दर्द इसलिए होता है कि बहुत सीवियर कॉलोनी उनकी और टॉक्सिन से रिलीज होती है, और उसके कारण जो है उन्हें बहुत तेजी से पेट में दर्द होगा, बार बार उनको स्टूल होगा, वोमिटिंग होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप फटाफट डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस वाले में तो एंटीबायोटिक। और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ एक और कॉमन चीज देखी जाती है आम लोगों में, एसिडिक ज्यादा जो है वो डकारें आना या एसिडिक तरीके का जो एक फील है वो अंदर से आता है, कई सारे लोगों से सुनने में वो मिलता है। तो क्या इससे भी कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल संबंध है, क्योंकि बैक्टीरिया का नॉनी ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, वहाँ पे उसके टॉक्सिन्स और पॉइजन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके कारण पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से सिक्रीट होती है, क्रैम्पिंग होता है, क्रैम्पिंग के कारण भी एसिड सिक्रीट होता है, और ये एसिड के कारण जो है खट्टी डकारें वगैरह आना, तथा साथ में पीएच वैल्यू जो, क्योंकि स्टमक में तो पीएच वैल्यू कम होता है, एसिडिक होता है, और इंटेस्टाइन में धीरे धीरे अल्कलाइन होता है, तो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होने के कारण बार बार बायोकेमिकल डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। और इसी कारण जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एक और डिजीज इसी की तरह है जिसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं, तो वो भी इसी तरीके से है। फिर हाजा है, कॉलरा है, वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन जो फूड पॉइजनिंग आपने कहा वो केवल फूड से ही होता है। आप कहीं ढाबे पे खा लिया, कोई गलत सही खा लिया, रात का बासी दे दिया, या पनीर डीप फ्रीजर में रखा रहा, बाद में जो है बिजली चली जाती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। आम तरीके से अब तो पूरे इंडिया में बिजली हमेशा 24 आवर्स रह रहा है, तो उसके कारण जो है वो डिग्रेड हो जाती है, और उसमें जो है प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं प्रोसेस को, जो प्रोटीन में होती है। और उसी तरीके से फैट वाले में, जो मक्खन वाले हैं, उनमें भी प्यूट्रिफिकेशन होती है, और ये तरह तरह के बायोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और उसके कारण जो है डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। और ये कमाल की बात है कि एक दिन से नहीं, ये 2 दिन तक रहता है कम से कम, इसलिए एडमिशन भी जरूरी है इन लोगों के लिए जी, क्योंकि दवाई तो चलाइए, फ्लूइड मेंटेन करिए जी। ठीक है सबका। ठीक है डॉक्टर सार्थक जी, आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगा, क्या ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है? यानी आज अगर आप गंदा फूड या कुछ इस तरह का फूड खाते हैं तो आपको तुरंत रूप से क्या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, या एक लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है? और दूसरा सवाल ये रहेगा, आजकल के दौर में देखा जाए तो फास्ट फूड या फिर लाइफस्टाइल का जो सीधा या सही रूप से नहीं रखना है, वो भी एक कई बीमारियों का जो है वो कारण बन सकता है। तो आप क्या मानते हैं कि लाइफस्टाइल को हम कैसे रख सकते हैं जिससे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं? खान पान की जैसी चीजें हैं, किन किन चीजों से हम घर पर भी बच सकते हैं और घर के बाहर भी बच सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जैसा आपने पूछा कि कितनी जल्दी सिम्टम्स नजर आते हैं, तो सिम्टम्स इसमें डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है। स्पेशली अगर जैसे मैंने कहा पनीर या डेयरी प्रोडक्ट्स या स्टेफाइलोकोकल जैसे बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्शन होता है, तो उसमें विद इन 4 to 6 आवर्स सिम्टम नजर आने लगते हैं। आपने रात का डिनर खाया, भोर में 4 बजे तक आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, तो उसके सिम्टम्स बहुत ही जल्द नजर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को काफी सारे बैक्टीरिया, तो मतलब हम इस प्रोसेस को फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, जो 6 से 7 घंटे जैसे आपने बताया, या 8 घंटे के अंदर अगर आपको अंदर सिम्टम्स आते हैं, तो क्या इसको हम फूड पॉइजनिंग का नाम देंगे, या मात्र एक आमतौर पर जो बदहाजमी होती है या इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, बदहजमी भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में शुरू होता है, 4 से 6 घंटे के अंदर ही, और फूड पॉइजनिंग भी कॉमनली जो जल्दी हो, बट सिम्टम की सिवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब फूड पॉइजनिंग होगा उसमें आपको बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द,
डायरिया, बिल्कुल पानी जैसा लूज मोशन होने लगेगा, वॉमिटिंग होगी। बदहजमी में मोस्टली एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती है, सीने में जलन होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, कि हमें इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया से, या नॉर्मल एसिडिटी या ओवर ईटिंग की वजह से हुआ है। प्लस काफी सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, फफूंद होने की वजह से फंगस ग्रो हो जाता है। स्पेशली ब्रेड वगैरह अगर बाहर रखे रहे तो काफी जल्दी उनमें फंगस ग्रो करता है। वो सब खाने से कभी कभी 24 से 48 घंटों के बाद भी सिम्टम्स आते हैं, तुरंत सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट सिम्टम्स मोर और लेस लगभग ऐसे ही रहते हैं कि काफी सीवियर डायरिया होगा, पेट में क्रैम्प्स आएंगे, और बार बार वॉमिटिंग और लूज मोशन की वजह से काफी ज्यादा शरीर का पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। आपका जो दूसरा सवाल था कि लाइफस्टाइल चेंजेस से इन चीजों में कैसे फर्क पड़ सकता है, तो ये मोर ओवर एक हाइजीन रिलेटेड कंसर्न है। हम जितना फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करेंगे, और फास्ट फूड से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि कहीं का बर्गर या पिज्जा हुआ, लेकिन ये भी जो सड़क के किनारे बेचे जाते हैं, क्योंकि स्पेशली वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। सड़क के किनारे चाउमीन मिल रहा है, मतलब साफ सुथरी चीजें, आप पकौड़े वगैरह इससे बचना है। हाँ, गंदगी से बचना है, चाहे वो घर का खाना ही क्यों ना हो, लेकिन हमें साफ सुथरा खाना खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आनंद जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद जी, परिणामों की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो क्या कितने घातक हैं और क्या इसका जानलेवा भी हो सकता है? क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, फूड पॉइजनिंग अगर समय पर इलाज ना हो? साबित हो सकता है, क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग आप बार बार पूछ रहे थे, उसमें 1 to 3 आवर्स में बहुत तेजी से फ्लेयर अप होता है, इसलिए इसको पॉइजनिंग करते हैं, फूड पॉइजनिंग। कई बार जो है इसके टॉक्सिन्स इतने सीवियर होते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी चले जाते हैं और रीनल शटडाउन भी हो जाता है। इसमें देखा गया है कि फटाफट अगर आपने इसको चीज को पहचान लिया कि ये कोई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिसके कारण जो है वाइटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, बायोमार्कर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फटाफट आप उनको भर्ती कराइए, क्योंकि बहुत तेजी से बैक्टीरिया, डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, वो ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हो गई या ब्लड में इंट्री हो गई तो इंसेफेलाइटिस भी देखा गया है कि पैरालिटिक इलियस माने जो आंत है वो पैरालिसिस हो जाती है, जिसके कारण जो है मूवमेंट आंतों की खराब हो जाती है, तथा डायरिया इतना प्रोफ्यूजली वाटरी डायरिया होता है कि 2-3 लीटर फ्लूइड का लॉस हो जाता है। तो वो फटाफट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेज वगैरह भी हम लोग देखते हैं। फिर स्टूल कल्चर फटाफट देखते हैं, अब तो RT-PCR आ गया, उससे PCR से भी हम लोग देख लेते हैं। कई बैक्टीरिया को डायरेक्ट विजुअलाइजेशन आजकल मशीनें आ गई हैं, उससे देख फटाफट वही सेम एंटीबायोटिक हम लोग दे देते हैं। ये सारी चीज़ों को बहुत जरूरी है, क्योंकि बदहजमी वाले में क्रॉनिक होता है, 6 घंटे 8 घंटे में धीरे धीरे हुआ, वो भी एंटीबायोटिक, फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जैसे मेट्रोजिल टाइप के ड्रग्स दी जाती है। तो ये सारी हम लोग के पास व्यवस्था बहुत अच्छी है, जल्दी कोई डेथ नहीं हो पाता, क्योंकि आईवी लाइन मेंटेन कर लेते हैं। फ्लूइड लॉस बहुत सीवियर होता है, 4-4, 5-5 लीटर बॉडी से वाटर चला जाता है। तो बस यही है, कंट्रोल करिए। और डॉक्टर सार्थक जी, डॉक्टर सार्थक जी, घरेलू स्तर के क्या इलाज है और मेडिसिनल अगर देखा जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट है फूड पॉइजनिंग का? जी, घरेलू स्तर पे जैसा कि अभी बात हुई थी कि हाइजीन मेंटेन करना सबसे पहला स्टेप होता है, प्रिवेंशन, कि इसको प्रिवेंट किया जाए कि ताकि हो ही ना। जब अगर हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से डायरिया वगैरह हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS जिसे हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रॉल का पानी पीना चाहिए। अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो चीनी और नमक का घोल बना के भी पी सकते हैं, ताकि जैसा कि अभी सर कह रहे थे, लोगों को मतलब ये इतने ज्यादा पानी निकलने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए ORS वगैरह पीने से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करना जरूरी है, और उसके लिए डॉक्टर की सलाह ले, हॉस्पिटल जाए। बट तुरंत कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ORS है।
घर में आरओ का पानी इस्तेमाल करे या फिर बॉइल्ड वाटर यूज करे, ताकि पानी के टाइफाइड जैसे चीजों से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हाइजीनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और फूड पॉइजनिंग को लेकर हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए कि आखिर फूड पॉइजनिंग होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक, ये विषय आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के इस दौर में खान पान का जो सिलसिला है वो काफ़ी आगे जा चुका है, लोग खान पान के काफ़ी शौकीन हो चुका है और बाहर के खाने पर ही ज़्यादा लोगों द्वारा या फिर युवाओं द्वारा जोर दिया जाता है, जिससे साथ साथ बीमारियां भी आना शुरू हो गई हैं। और इसी को लेकर हमने फूड पॉइजनिंग को लेकर बातचीत की, जिस पर डॉक्टरों ने कहा कि सामान्य रूप से हमारे घर पर या घर के बाहर जो है, हमें जो हाइजीनिक, नॉन हाइजीनिक फूड है उसे इग्नोर करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके